हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एस के पांडे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज यहां एक विशेष पर्पस से मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज जैसा कि आप सब भी जानते हो कि यूपीएससी का पेपर हुआ है। 2021 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं। बहुत सारे इसमें वीडियो भी दिए गए हैं, लेकिन मैं जो यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वह यूपीएससी के सिर्फ उन प्रश्नों के साथ जो प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और मैं वह सभी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न को आप सबों के समक्ष चर्चा करूँगा और कोशिश हमारी होगी कि हम लोग सही निष्कर्ष तक पहुँच पाएँ और तथ्यों के साथ सही उत्तर को हम जान पाएँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर छात्र जो इस एग्जामिनेशन में उपस्थित होते हैं वह उनके 1 साल का मेहनत होता है, और एक प्रश्न भी अगर आपको गलत मिल जाए चाहे जिस स्रोत से भी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह बहुत असमंजस की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि एक एक प्रश्न पे यहाँ पे फाइट है। तो बच्चों, समय को बहुत ज़्यादा न लेते हुए टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं थोड़ा लेट अवश्य हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को टाइप करवाना था और इस वजह से मैं थोड़ा लेट भी हुआ हूँ, लेकिन फिर भी लेट अवश्य हूँ, लेकिन सही उत्तर देने का भरसक प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं यूपीएससी में जो हो सकता है हम और आप सही हों, वह कुछ और मानते हों। तो 1-2 प्रश्न मुझे लग रहा है कि वैसा होगा, लेकिन वह भी संभावना नहीं है। तो चलिए आते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करेंगे, जो आपके मित्र, जो आपके दोस्त, जो आपके शुभचिंतक इस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हों। तो आते हैं आज के हम लोग इस 2021 के यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की संख्या को देखें। विशेषकर मैं इतिहास से संबंधित ही यहाँ पे चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं सर्वज्ञाता तो हूँ नहीं कि सभी प्रश्न को मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखूँ और गलती अनावश्यक चीज़ों को मैं डिस्कस करूँ। तो यहाँ इतिहास में बच्चों इस बार जो प्रश्न जो पूछा गया है वह इतिहास में पूछे गए प्रश्नों की संख्या 20 है। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं वह आपसे 20 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जिसमें प्राचीन भारत से 5 प्रश्न है। गंभीरता को समझें, क्योंकि हम लोग यह मानकर चल रहे थे कि यूपीएससी में एंशिएंट और मिडाइवल से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप 2 वर्षों से देखो तो निरंतर यह प्रश्न बढ़ते चला जा रहा है। हो सकता है अगले वर्ष यह और बढ़ा हुआ हो, प्रश्न 20 ही पूछे जाएंगे, 22 ही पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है प्रश्नों की संख्या कुछ बढ़ जाए। तो इसलिए एंशिएंट और मिडाइवल को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल इसे इग्नोर करके ना चलें, क्योंकि यह आपको भी बताया जाता है जहाँ भी आप जिस संस्थान में होते हो, जिनसे आप पूछते हो कि एंशिएंट मिडाइवल को छोड़ दो, मॉडर्न को फोकस करो, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सबको भुगतना पड़ता है। तो आप देखें, एंशिएंट से 5 प्रश्न है, मिडाइवल से 3 प्रश्न है। कला संस्कृति पे प्रश्न इस बार कम पूछा गया है। कला संस्कृति से 3 प्रश्न, जबकि कला संस्कृति से 7 प्रश्न, 8-8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह यूपीएससी का अपना ट्रेंड होता है, अगर सिलेबस में है तो वह कभी भी उस पैटर्न पे वापस आएगा और प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। आधुनिक भारत से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हो तो कला संस्कृति से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल प्रश्नों की जो संख्या है बच्चों, वह कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को, जो हमारे पास सीरीज है उस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रश्न है वह प्रश्न किस रूपों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यह आप कल्चर भी मान सकते हो, करेंट से रिलेटेड है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे मेरा केवल प्रश्न बताना नहीं है, बल्कि ट्रेंड समझाना है। जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझोगे, क्योंकि यह जो प्रश्न पूछे गए हैं ऐसा नहीं है कि अब आगे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आप इस ट्रेंड को समझो
कि अगला वर्ष जब 2022 में आप उपस्थित होगे, 23 में आप एग्जामिनेशन दोगे, तो इससे रिलेटेड ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं और लास्ट ईयर के प्रश्न को हम लोग क्यों देखते हैं, तो उसका देखने का पीछे का रीजन यही होता है कि हम ट्रेंड को जानते हैं कि आगे क्या पूछने वाला है। तो इससे रिलेटेड आप यह मानकर चलो कि आगे भी प्रश्न आने वाले हैं और प्रश्न इसी रूप में होंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ना तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो और ना आपको टीचर सारी चीजों को पढ़ा सकता है। मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि, विशेषकर आप सबों से तो बिल्कुल नहीं, जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं मैं उनसे भी यह दावा नहीं कर सकता हूं कि इस प्रश्न को मैंने कोई क्लास में करवाया है। लेकिन इसलिए बच्चों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको ना तो आप पढ़ते हो और ना टीचर पढ़ाता है। एक टाइम फेज में हम लोगों को जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप वहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी सही है, आप अगर डिसीजन ले सकते हो, तो कम से कम उसे 50-50 रेंज में आप ला सकते हो और प्रश्न के उत्तर के बहुत करीब आप जा सकते हो, जैसे कि इस प्रश्न में हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ उद्देश्य केवल उत्तर बताना नहीं है, बल्कि आपको उस मेथड को भी बताना है जिससे आप उत्तर के करीब पहुंच सके, आंसर के करीब पहुंच सके। जैसे यह प्रश्न है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यह देखिए 64 योगिनी मंदिर, यानी यह शाक्त धर्म की बात कर रहा है। अगर योगिनी मंदिर है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो इतना तो आप जान सकते हो कि यह शाक्त धर्म से संबंधित है, अगर योगिनी मंदिर है तो। अब यहाँ पे और शाक्त धर्म है तो शैव धर्म भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे यह है कि कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। चलो मैं मानता हूं कि इसे कोई भी नहीं जानता है, कुछ भी इसमें हम लोग नहीं जान रहे, ठीक है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ता मंदिर, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। अब देखो एक चीज यूपीएससी का और ट्रेंड को समझो, जब भी अगर ऐसा कोई वर्ड आए आपके पास, एकमात्र, ओनली वन, तो आप वहां पे कॉन्शियस हो जाए। और 99% चांस ऐसे में गलत ही होता है, 99% चांस। आप लास्ट ईयर के पेपर को उठाकर देख लें, आप देखोगे 1% गुंजाइश है, लेकिन 99% यह आपको गलत होता है। तो पहले हम लोग ट्रेंड को समझेंगे कि हमें सॉल्व करना कैसे है। जब हम कुछ भी नहीं जानते हो तब हमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है। पहले हमने पकड़ा कीवर्ड कि यह शाक्त धर्म से संबंधित है, एकमात्र यानी यह गलत है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अब वैष्णव पूजा, इसे भी आप हटाओ, क्योंकि यह अगर 64 योगिनी है तो यह वैष्णव पूजा से नहीं, यह शाक्त धर्म से, यह भी गलत है। अब 2 और 3 को आप ऑप्शन से बाहर निकाल सकते हो कि जो 2 है और जो 3 है, इन यानी 2 और 3 को आप बाहर निकाल दो, तो 2 और 3 को आप बाहर निकालते हो बच्चों, तो आपका आंसर यह आप आ जा रहे हो इस पे 1 और 4 पे। अब इसका चौथा स्टेटमेंट कि इसके डिजाइन ने, यानी आपका उत्तर निकल गया, आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। यह जो 64 योगिनी मंदिर है, यह आपको कच्छप राजा देवपाल के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। इसके द्वारा देवपाल, यह आपको मध्य प्रदेश में है। ऐसे आप देखें 64 जो योगिनी मंदिर है, यानी योगिनी मंदिर, यह कुल भारत में 4 है, जो 2 मध्य प्रदेश में है और 2 उड़ीसा में है। तो कुल योगिनी मंदिर आपको भारत में, अगर मैं बात करूं तो कुल योगिनी मंदिर आपको भारत में 4 हैं, जिसमें 2 मध्य प्रदेश में और 2 आपका वह कहां पे है, उड़ीसा में। अच्छा, यह जो 64 योगिनी मंदिर है जो कच्छप शासक देवपाल के द्वारा जो निर्मित किया गया था, यह आपको, यह मंदिर अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि इसमें 64 कमरे बने हुए हैं और सभी कमरे में एक शिवलिंग है और योगिनी की प्रतिमा है, यानी यह शैव धर्म और शाक्त धर्म से संबंधित है। तो यह आपको तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, तो ऐसा नहीं है। पश्चिमी भारत की हम बात करें तो नागर शैली के वह मंदिर बने होते हैं, जो राजस्थान के मंदिर हैं, इसके साथ साथ खजुराहो के जो मंदिर समूह हैं, इसके साथ साथ आपको गुजरात के जो मंदिर समूह हैं, तो वहाँ पे और भी कुछ मंदिर हैं जो वृत्ताकार हैं, जो गोलाकार हैं। तो एकमात्र तो यह भारत का मंदिर नहीं है जो वृत्ताकार है।
हाँ, यह जरूर है कि इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया था कि भारतीय लोग यह मानते हैं कि भारतीय संसद भवन जो आपको लुटविंस के द्वारा जो बनाया गया, डिजाइन जो तैयार किया गया एडवर्ड लुटविंस के द्वारा, तो उसका कहीं ना कहीं प्रेरणा यह मिला था, यह एक धारणा है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न उठा के डाल दिया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को, जबकि बहुत टफ प्रश्न था, लेकिन इसे हम सही कर सकते। चलिए, तो यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी, यानी इसका जो उत्तर है पहले प्रश्न का, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने बतलाया ही इसमें कि यह जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में, हाँ, यह पहले प्रश्न में इसमें जो सही आंसर है वह सही आंसर आपका कौन सा है? तो इसमें सही आंसर जो है वह सही आंसर आपका, यानी इसमें 1 और 4 है, यानी सी है। यह आप लोग ध्यान से देख लेना, इसमें सी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की संख्या श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो 3 चीजों को देखो, जब भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए, अगर एग्जाम आप दे रहे हो कि हाल फिलहाल में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं, क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंट से रिलेटेड, मैं हमेशा क्लास में, जहां भी मैं अब उन चीज़ों को यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, तो मैं जब भी क्लास में जाता था, तो जब से धौलावीरा को आपको विरासत का दर्जा दिया गया था, यूनेस्को में जब इसे शामिल किया गया था, तो मैं हमेशा कहता था कि देखो आप लोग इससे रिलेटेड कम से कम धौलावीरा से संबंधित प्रश्न को देखना, क्योंकि हो सकता है आपको यह ना पूछे कि इसे आपको विरासत में शामिल किया गया है, सांस्कृतिक विरासत में, मूर्त विरासत के रूप में, आपको अलग संदर्भ में धौलावीरा से प्रश्न पूछ सकता है। तो थोड़ा सा गुंजाइश था, क्योंकि धौलावीरा को इसी बार शामिल किया गया है आपको सांस्कृतिक विरासत के रूप में, मूर्त सांस्कृतिक टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में, और यह पहला सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है जिसे आपको विरासत का दर्जा दिया गया है। यह बहुत अपने आप में बड़ा बात है, क्योंकि एक तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता को यह माना ही नहीं जाता था कि यह भारतीय सभ्यता संस्कृति का अंग है, इसे तो मेसोपोटामियाई अवधारणा से भी जोड़ा गया था, क्योंकि हमारे इतिहास लेखन इस प्रकार का था, जिस प्रकार से इतिहास को लिखा जा रहा था वह मार्क्सवादी विचारधारा में, यानी आप कह सकते हो औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत। तो उसमें यह पहले तो माना भी नहीं जाता था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता भारतीयों की इतनी उन्नत सभ्यता और संस्कृति है। तो धौलावीरा को यह पहली बार इसमें शामिल किया गया, और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा प्रमुख नगर है। धौलावीरा को आप देखो तो यह एकमात्र ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको 3 भागों में विभाजित था, जबकि सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग, लेकिन इसमें एक निचला शहर भी था। तो यह ऐसे भी थोड़ा अलग है। इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि सभी जो भी शहर थे वह किसी न किसी नदी घाटी के तट पर थे, और सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता था, सिंचाई के साधन भी हैं। इसके साथ साथ आप देखते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि भी बड़े पैमाने पर है, शिल्प भी है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो थे वे जल संरक्षण की तकनीक को जानते थे, और बांध बनवाने एवं जलाशयों से पानी को संग्रहित करना यह लोग जानते थे। तो इस संदर्भ में धौलावीरा यह आपका सही उत्तर है, और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछना ही था। तो यह तो करेंट का पार्ट था, क्योंकि ऐसे भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उसको तो ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे एग्जाम दिए होंगे, अगर उन चीज़ों को नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे इस प्रश्न को सही किया होगा। यानी आपको ट्रेंड को समझना है कि ऐसे जब कोई घटनाएं घटित हो तो उनसे संबंधित चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेजी कंपनी के कारखाना या कारखाने स्थित थे। देखिए, अब ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझना है, शब्द को समझना है। क्या करोगे, हिंदी मीडियम में रहने का एक दोष भी है, जिस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहले चतुर्थांश, अब पहले चतुर्थांश मैं यह मानता हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। पहले चतुर्थांश एग्जामिनेशन हॉल का एक अलग प्रेशर होता है, यह बच्चे ही समझ सकते हैं और टीचर ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझता है। तो पहले चतुर्थांश यानी कहने का मतलब है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, तो 1625 के आसपास, 20 से 25 के आसपास, तो 1620 से 25 के बीच
यह फर्स्ट क्वार्टरली माना जाता है। अब कहाँ पे अंग्रेजी कंपनी, तो ब्रिटिश जब आते हैं भारत में, यूरोपीय जब आए, जिसमें बहुत सारे हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेन हैं, फ्रांसीसी हैं, सभी अपने व्यापारिक फैक्ट्री कारखाने को स्थापित करते हैं जहां पे वे अपने वस्तुओं को रखा करते थे। उसे ही फैक्ट्री या कारखाना के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित किया था 1608 में जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद फिर वह अस्थायी था, परमानेंट नहीं था, जहांगीर ने फिर उसे कैंसिल कर दिया था। उसके बाद फिर आप देखते हो तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया जा रहा है 1611 में, फिर 1613 में। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत जगह पे फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अब यहाँ पे है कि पहले चतुर्थांश में, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको मान लो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप इन चीजों को देख सकते हो कि चिनोपल्ली यानी तिरुचिरापल्ली के विषय में कहा जा रहा है। तो तिरुचिरापल्ली यह आपको कर्नाटक का क्षेत्र था, और द्वितीय कर्नाटक वार जब आप पढ़ते हो 1749 से लेकर 1754, तो जाकर यह डुप्ले पराजित होता है 1749 से 1754। तो यह आपको डुप्ले पराजित होता है, और डुप्ले जब पराजित होता है तब जाकर यहाँ पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो रहा है। ठीक है, यानी तब जाकर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो रहा है 1749 से 1754। यह आपको सेकंड कर्नाटक वार है, और आप लोग देखते हो कि वहां से कैसे भागकर चला जाता है, फिर जाकर घेरा डाला जाता है, आरकाट का घेरा डाला जाता है चंदा साहब के समय में। तो इस तरीके से तब जाकर अंग्रेजों का वहां पे नियंत्रण स्थापित होता है। यानी 3 तो नहीं है, अब 3 नहीं है तो 3 आप निकाल दो, 3 नहीं है, आप कम से कम 50-50 के जोन में आप आ गए हो। अब यहाँ पे आप देखो तो चिकाकोल, यह आपको चिकाकोल जो है या श्रीकुलाम क्षेत्र के नाम से तमिलनाडु में जाना जाता है। यानी भरूच में सबसे पहले 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी भरूच। तो इसका सही उत्तर जो है वह सही उत्तर केवल 1 होगा। ठीक है, केवल 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, वह है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। अब यहाँ पे देखो, यह बहुत ही आसान प्रश्न में था, और मैं यह मानकर चलता हूं कि तकरीबन सभी छात्र इस प्रश्न को सही किए। यानी इसमें गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड के विषय में पूछा जा रहा है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के समय में यानी गुप्तों के बहुत सारे सामंत थे और स्वतंत्र हुए थे। इसमें आपको मगध के गुप्त भी थे, इसमें आपको थानेश्वर का पुष्यभूति भी था जहाँ का हर्षवर्धन था, और इसने आपको अपनी बहन का विवाह कनौज में किया था। इसके साथ साथ देवगिरी के यादव, अब इसे आप बाहर सीधा कर सकते हो क्योंकि यह 13वीं सदी का अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है, तो इसे आप बाहर कर सकते हो। वल्लभी के मैत्रक, यह भी थे गुजरात में। मालवा के परमार, यह आपको 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार आपको थे। तो यानी 2 और 5 आप हटा दो, तो 2 और 5 आप हटा दो, सीधा उत्तर आपका बी आ जा रहा है। यह बहुत ही आसान प्रश्न था, यह आप सभी जगह पे किताबों में भी पढ़ते होंगे, और ये चीजें को ध्यान रखना है। यानी आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें आपको क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है, उस समय काल की घटनाओं को ध्यान रखना है। यह आगे के लिए भी है। मेन हम लोग प्रश्न क्यों देख रहे हैं, यह आगे के लिए कि आगे हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हमें उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, 5वां प्रश्न है कि पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो तो विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं। चाहे विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हैं, और बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं। संगम वंश में भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ सुलुवा वंश में भी आ रहे हैं, तुलुवा वंश में भी आ रहे हैं, आरविदु वंश में भी, आरविदु वंश तो नहीं लेकिन तुलुवा वंश तक बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं। अब विदेशी यात्री उन्हीं में से एक नूनिज भी है, यह आपको पुर्तगालीज था। नूनिज आता है, नूनिज ने आपको चर्चा किया, यह अच्युत देवराय के समय में आता है। अच्युत देवराय यानी तुलुवा वंश के शासक थे। 1529 में वह सत्ता पर स्थापित होते हैं, और 1542 तक वह शासक रहते हैं कृष्ण देवराय के बाद। तो अच्युत देवराय के समय में नूनिज आता है, पुर्तगाली यात्री, और इसने बतलाया है कि विजयनगर समाज के बारे में इसने चर्चा किया है, और बतलाया है कि महिलाएं जो हैं वह महिलाएं आपको नृत्य संगीत में भाग लेती थी, महिलाएं राजा की अंगरक्षिका भी होती थी, और कृष्णदेवराय के भी बहुत सारे अंगरक्षिका महिलाएं थीं।
इसके साथ साथ महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, भविष्यवक्ता होती थी, इसके साथ साथ लेखक भी थी, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे यानी ये साहित्य की रचना किया है। तो इस संदर्भ में यह चारों ही ऑप्शन जो है वह सही है, यानी इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों, वह सही उत्तर इसका डी होगा। तो यह नूनिज ने जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बतलाया है वह सही बतलाया है, और नूनिज यह अच्युत देवराय के समय में आता है। ठीक है, तो यह अच्युत देवराय के समय में आता है। अच्युत देवराय सुलुवा वंश के शासक थे, सॉरी तुलुवा वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट आप देखें, छठा प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में थोड़ा सा यह डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन इसको भी हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, ऐसे प्रश्न के आप उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं। आंध्र प्रदेश में भी बहुत ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, तेलंगाना में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। तो यह जो प्रश्न पूछा गया मदनपल्ली, अब कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले हम लोग ऑप्शन देखें, पिंगली वेंकैया। अब देखो, पिंगली वेंकैया, इससे आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पिंगली वेंकैया ने यह आपको भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था, और यह जो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया गया था वह आपको 1921 ईस्वी में तिरंगे का डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन यह मदनपल्ली में नहीं किया गया था। पिंगली वेंकैया ने जो तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, यह ब्रिटिश आर्मी में सैनिक थे, और इन्होंने बहुत सारे देशों के राष्ट्रध्वज को देखा था। जब गांधी आते हैं, और गांधी जब यानी 1920 में जब गांधी के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है, तो यह असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं पिंगली वेंकैया, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे का इन्होंने डिजाइन तैयार किया था 1921 में। अब लेकिन यह जो डिजाइन तैयार किया गया था वह मसूलीपट्टनम में किया गया, वह मसूलीपट्टनम में किया गया। और यह जो तिरंगे का डिजाइन, इसमें 3 रंग थे। इसमें एक रंग, पहले जो तिरंगा का जो किया गया था वह लाल रंग था, एक रंग जो था वह हरा था, और तीसरा रंग जो था वह सफेद था, और अशोक चक्र तो था ही। तो इस प्रकार से इसमें अशोक चक्र, वही जो सारनाथ का जो धम्मचक्र में है, तो यह 3 रंग आपको इसमें इस्तेमाल किया गया था। यह धर्मों को लेकर किया गया था, संप्रदायों को लेकर, जैसे लाल रंग हिंदुओं के लिए, और हरा रंग मुस्लिम के लिए, और सफेद अन्य धर्मों के लोगों के लिए। लेकिन आगे चलकर 1931 में एक प्रस्ताव लाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और इसके रंग में परिवर्तन कर दिया जाता है, और रंग में परिवर्तन किया जाता है कि लाल के जगह पे आपको यहाँ पे केसरिया रंग इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लाल के जगह पे केसरिया रंग 1931 में एक प्रस्ताव लाकर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं, मदनपल्ली में नहीं। अच्छा, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, पट्टाभी सीतारामैया बंद जरूर हुए हैं, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान भी बंद हुए, वह आपको असहयोग आंदोलन के दरमियान भी बंद होते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान भी जेल में जाते हैं। लेकिन इन्होंने आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, पट्टाभी सीतारामैया। यही पट्टाभी सीतारामैया है जो 1939 में आपको जो त्रिपुरी संकट होता है, जब सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनको जीतने के बाद भी गांधी से विवाद हो जाता है, इनकी हार हुई थी पट्टाभी सीतारामैया की। तो यह आपको स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले राष्ट्रगान, जो हमारा जनगण मन है, जनगण मन है, तो इस राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप देखो तो 1911 में कांग्रेस के मंच से इसे गाया था, बहुत बार प्रश्न पूछे हुए भी। और सॉरी, इस राष्ट्रगान को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद तो रविंद्रनाथ टैगोर मदनपल्ली में गए थे, और मदनपल्ली में एक आपको थियोसोफिकल कॉलेज था। थियोसोफिकल यानी थियोसोफिस्ट शब्द से बना हुआ है। थियोसोफिस्ट आंदोलन भी चलाया जा रहा है, जो रहस्य विद्या, गुड़ विद्या। तो यह जो थियोसोफिकल कॉलेज था, वह थियोसोफिकल कॉलेज आपको मदनपल्ली में था, थियोसोफिकल कॉलेज, ठीक है, जिससे एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, थियोसोफिकल कॉलेज। तो इसी कॉलेज में एक प्राचार्य थे, और इस प्राचार्य का नाम था, प्रिंसिपल जो थे वे J.H. आपको कजिन्स थे। प्रिंसिपल जो यहाँ पे थे वो आपको J.H. कजिन्स थे, J.H. कजिन्स।
कजिन्स। यह आपको इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, मदनपल्ली में जो कॉलेज था थियोसॉफिकल कॉलेज, और इनकी पत्नी थी आपको मार्गरेट कजिन्स। इनकी पत्नी मार्गरेट कजिन्स, मार्गरेट कजिन्स, यह इनकी पत्नी थी कजिन्स। तो इन्होंने क्या किया था कि जब यह आपको बांग्ला से अंग्रेजी में जब इन्होंने अनुवाद किया तो उसका धुन तैयार इन्होंने किया था। हो सकता है आगे पूछ दे मार्गरेट कजिन्स के विषय में भी। तो मार्गरेट कजिन्स ने धुन तैयार किया था जब इन्होंने अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद किया था। तो यह उस प्रिंसिपल की पत्नी थी, यानी जो J.H. कजिन्स थे। तो यह आपको स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ओलकॉट, यह मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वह अड्यार में स्थापित किया गया था। यह आप लोग भी पढ़े होंगे। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, यानी तीसरा स्टेटमेंट जो है वह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आगे आप देखें तो 7वां प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड। आप लोग सीरीज में अपना देख लेना, आगे पीछे हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आसान प्रश्न है, वह वाला प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्न टफ प्रश्न था, वह आसान नहीं था। तो यह प्रश्न आपको है कि बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर ताम्रपाषाण कलाकृतियां। देखिए, पहला तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तीसरे वाले में यह सभी लोग जानते हैं कि गणेश्वर जो है यह आपको राजस्थान का क्षेत्र है, और ताम्रपाषाण काल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके विषय में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में यहां से ही आपको निर्यात होता था तांबे का। इसके साथ अब आप देखो तो यानी तीसरा सही है, तीसरा सही है। तो तीसरा सही है यानी ऑप्शन इसी दो में से होगा। ठीक है, अच्छा, ऊपर कौन से सही सुमेलित है, तो ऑप्शन आपको इसी दो में से होगा। आप 50-50 जोन में आ गए हो अगर इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करते हो। तब बिल्कुल टाइम नहीं देना है, आपके पास उतना टाइम होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। आप 50-50 जोन में आ गए हो। अब आप आओ बुर्जहोम। बुर्जहोम आप लोग पढ़े होंगे, जब भी कहीं भी पढ़े होंगे, स्वयं भी पढ़े होंगे, तो आप इतना जानते होंगे कि यह आपको यानी पाषाणकालीन स्थल के विषय में इसे आप पढ़े होंगे, स्टोन एज के विषय में, पाषाण काल में। और पाषाण काल में बुर्जहोम यह आपको जम्मू कश्मीर का साइट है। यहाँ पे आपको मंदिर की तो बात ही नहीं है, शैलकृत यानी रॉक कट टेम्पल के बारे में पूछ रहा है, रॉक कट। और रॉक कट जो स्थापत्य है यह हम लोग पढ़ते हैं कि मौर्य काल से इसका प्रारंभ होता है, मौर्य काल से, अशोक के समय काल से बहुत सारे गुफाएं आपको वहां से बनाए जा रहे हैं, यानी निर्मित है जिसे बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं गुफा, अब मनुष्य तो पहले गुफा में ही निवास कर रहा है, वह तो हम लोग पाषाण काल में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वह मानव निर्मित गुफा नहीं है, वह प्राकृतिक गुफा है, वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुफा है। जैसे भीमबेटका गुफा है, आदमगढ़ की गुफा है। भीमबेटका की गुफा को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है 2005 में, वह भी हमारा मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो यह आप देखो तो बुर्जहोम यानी उस समय हम यह मान, उस समय तो ऐसा है नहीं पाषाण काल यानी बुर्जहोम में कि कोई रॉक कट आर्किटेक्चर आपको बनाया गया हो, अभी तो मनुष्य पाषाणिक चरण में है। तो यहाँ पे हम यह जरूर देखते हैं कि बुर्जहोम से गर्त आवास यानी गड्ढानुमा घर, झोपड़ियां, ये आपको निवास क्या करते थे, नवपाषाणकालीन स्थल है, न्यूलिथिक एज से संबंधित है। तो यह तो सीधा सीधा गलत है। यानी अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, उत्तर आपका निकल जाएगा कि पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, यानी चलो ये तो दो ऐसे भी बाहर हो गया। अब आप देखो तो चंद्रकेतुगढ़ यह आपको बंगाल में है, और बंगाल में यहां से हमें अर्ली मौर्यन पीरियड से लेकर और बाद में यानी पाल वंश तक के यहां से बहुत सारे टेराकोटा यानी पकाई हुई जो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वह हमें प्राप्त हुई हैं। तो यहां से हमें बहुत सारी मूर्तियां टेराकोटा की मिली हैं चंद्रकेतुगढ़ से, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो यह आपको 2 और 3 यानी सही उत्तर जो है वह सही उत्तर आपका डी है। इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इसमें कंफ्यूजन में रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था इन दोनों को लेकर, लेकिन फिर भी 50-50 जोन में आप हो तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले सकते थे। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, मेडाइवल से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखें तो यहाँ पे प्रश्न है आपको, यानी अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान, ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान
भगोड़े ख्वारिज में राजकुमार की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। बिल्कुल सही है कि जब इल्तुतमिश जब सत्ता पर आता है, नई नई सल्तनत स्थापित हुई थी, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन राजधानी भी दिल्ली नहीं हुआ करती थी। दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने वाला इल्तुतमिश पहला शासक था, यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। जैसे ही यह सत्ता पर आता है, बहुत सारी चुनौतियां इसके समक्ष थी। एक दो चुनौतियां नहीं, बल्कि चुनौतियों के रूप में आप यल्दौज को देख सकते हो, कुबाचा को देख सकते हो। इसके साथ साथ मंगोल है, चुनौती के रूप में है। इसके साथ साथ बंगाल स्वतंत्र हो रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना इसको करना पड़ता है। तुर्क ए चालीसा थे, तो इन सब से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जब इल्तुतमिश सत्ता पर आया, उसी समय क्या हो रहा कि मंगोल बहुत तेजी से, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किए थे, मध्य एशिया में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है। बहुत तेजी से उल्का पिंड की भांति यह उभर कर आते हैं। उस समय ख्वारिज में देश जो था मध्य एशिया में, उसमें वहां के शाह को उन्होंने मार डाला, और उसके राजकुमार जो मंगबरनी था, मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल पहुंच गए। मंगबरनी आता है, इल्तुतमिश से शरण मांगता है धर्म के आधार पे कि भाई मैं भी इस्लाम धर्म का हूं, तुम भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, तो मुझे संरक्षण दो, इस मंगोल से बचाओ। लेकिन इल्तुतमिश वहां पे राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देता है और उसके दूत की हत्या करवा देता है, और वह संदेश भेजवाता है कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। जब चंगेज खां को इसके विषय में जानकारी मिली, तो चंगेज खां ने बोला कि चलो भाई अच्छी बात है, कम से कम यह हमसे लड़ना नहीं चाहता है। चंगेज खां वापस चाइना की ओर मुड़ जाता है, तो कम से कम सल्तनत को उसने बचा लिया। इल्तुतमिश ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। तो यह आपको स्टेटमेंट बिल्कुल सही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान, अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। देखिए, तैमूर आता है, तैमूर का आक्रमण होता है 1739 में, और तुगलक वंश के पतन में बहुत बड़ी भूमिका तैमूर की है। लेकिन इस समय, जिस समय तैमूर भारत पर आक्रमण करता है, तैमूरलंग, उस समय आपको मोहम्मद बिन तुगलक शासक नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आपको उस समय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो, तो यानी सॉरी, यह आता है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जब यानी इस समय जो शासक है वह नासिरुद्दीन महमूद है, और नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहता है 1399 से 1412 ईस्वी। तो सॉरी, यह आपको 1739 मैंने लिख दिया। तैमूर का आक्रमण हो रहा है 1339 में, 1339 में, ध्यान देना, ठीक है। तो यह आपको तैमूर का जिस समय आक्रमण हो रहा है तैमूर लंका, उस समय आपको मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता पर नहीं है, बल्कि तैमूर आक्रमण के समय में 1397 में वह आपको नासिरुद्दीन महमूद शासक है। 1394 में नासिरुद्दीन महमूद सत्ता पर आता है। तो तैमूर के आक्रमण के समय में, यानी 1397 में, यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता पर नहीं था। तो यह आपको ऐसे ही, यह प्रश्न गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तीसरा आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान वास्को डी गामा, अब वास्को डी गामा कब आ रहा है? 1498 में। वास्को डी गामा आता है केरल तट पे, और वहां का जो क्षेत्रीय शासक था जिसकी उपाधि थी जमोरिन, तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और उस समय आपको विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय सत्ता पे नहीं थे, संगम वंश के शासक नहीं थे, बल्कि उस समय यहाँ पे जो सत्ता पर हैं वह सत्ता पे आपको सालुआ वंश के शासक हैं, ठीक है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग वंश है ना, संगम वंश है, सालुआ वंश है, तुलुआ वंश है, उसके बाद फिर आप देखते हो आरवीडू वंश है। तो इस समय आपको यहाँ पे यह शासक नहीं थे, यानी यह भी गलत है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, यह आपका पहला जो है वह सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यह देखो, यह बहुत ही यानी कल्चर का प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर का, और जो गोवा का चर्च है वह भी हमारी विरासत है, उसे भी मूर्त विरासत में शामिल किया गया है। कल्चर में आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाया भी गया होगा, इस पे हमारी वीडियो भी पहले डला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो यह जो सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं, यह आपको जब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, और पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने भारत में यहाँ पे अपना सबसे पहले फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था, और उसके बाद फिर पुर्तगाली बस्ती यहाँ पे बसाई गई थी। जब द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जब बनकर आता है अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क ने कुछ अलग नीति अपनाई,
और उसकी नीति जैसे एक आप देख रहे हो तो आर्मेडा काफिला पद्धति, इसके साथ साथ आप देखो तो उसने बोला कि भाई भारतीय जो यानी जो पुर्तगाली सैनिक हैं वे भारतीय महिलाओं से विवाह करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अनुयायी जो हैं वे बढ़े। तो इस समय आपको इन्हें भी भेजा जाता है, फ्रांसिस जेवियर को भी भेजा जाता है। और पुर्तगाल का जो शासक है, पुर्तगाल का शासक उस समय जॉन तृतीय था, पुर्तगाली शासक आपको जॉन तृतीय था, तो उसने भेजा इन्हें धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यह आते हैं यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यह जब आते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो इन्होंने किया ही, सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। यह आपको यानी संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल यह सही है। दूसरा आप देखें तो सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु, अब इनकी मृत्यु गोवा में बच्चों नहीं हुई, इनकी मृत्यु आपको चीन में हुई थी। वे उधर चले जाते हैं मकाओ द्वीप की तरफ और उधर ही इनकी मृत्यु होती है। कुछ लोग इसको भी सही मान रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अब यूपीएससी का उत्तर आएगा, वह आप जान जाओगे। ऐसे यह सही नहीं है, इनकी मृत्यु आपको चीन में होती है। तो यह आपको स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और इन्हें गोवा में एक गिरजाघर बनाया गया है, और गिरजाघर में कहा जाता है कि आज भी जो गोवा का जो गिरजाघर है, जो सेंट फ्रांसिस जेवियर, उसमें अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। और उनके अस्थि अवशेषों को बहुत सारे अन्य देशों में भी ले जाया गया है, कुछ कुछ पार्ट को, कुछ कुछ अंग को। और उनके विषय में कहा गया कि जब उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद भी उनके शरीर से कहीं भी अगर आप चीरा लगाओ तो ब्लड आता था। ये बहुत बड़ी बात थी। इनके जो अस्थि अवशेष है, उस अस्थि अवशेष को एक कांच के बॉक्स में उनको रखा गया है। और हर 10 वर्ष के बाद वह जनता के लिए, यानी जो इस धर्म के अनुयायी हैं, उनको देखने के लिए उसे बेसलिका से उसे नीचे उतारा जाता है। चर्च का सबसे पवित्र भाग बेसलिका होता है, जैसे मंदिर का सबसे पवित्र भाग गर्भगृह होता है, उसी तरीके से आप देखो तो स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका होता है। तो उसी प्रकार से चर्च का सबसे पवित्र भाग जो होता है वह होता है बेसलिका। तो उसी बेसलिका में इनके अस्थि अवशेष रखे हुए हैं, जो गोवा का चर्च है आज उसका बेसलिका, वह भी यूनेस्को में हमारे मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल है। अच्छा, गोवा में प्रतिवर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी तो उस उपलक्ष्य में भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो यानी 2 इसमें गलत है, तो 2 इसमें गलत है। तो सही उत्तर जो है वह सही उत्तर 1 और 3, यह बिल्कुल सही उत्तर है। सी इसका सही उत्तर, ठीक है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, यानी पहला और तीसरा यह आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। थोड़ा सा यह प्रश्न थोड़ा टफ है और एग्जैक्ट इसमें कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इसमें जैसे आप देखें तो मिताक्षरा उच्च जातियों की सिविल विधि और दाय भाग यह निचली जातियों की सिविल विधि। अब यह कहीं ऐसा कहना कि यह उच्च जाति और यह निम्न जाति का है, तो मिताक्षरा, क्योंकि मिताक्षरा जो है बच्चों, मिताक्षरा आप देखो तो यह जो मिताक्षरा है यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक टीका है। और यह जो लिखा गया है यह विज्ञानेश्वर के द्वारा। विज्ञानेश्वर आपको 11वीं सदी में टीका लिखते हैं, उस पर कमेंट्री करते हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति पर। और यह जो विज्ञानेश्वर हैं यह चालुक्य शासक के दरबार में थे, पश्चिमी चालुक्य शासक के दरबार में यह निवास किया करते थे। इससे भी प्रश्न पूछे हुए हैं यूपीएससी में, तो ट्रेंड को आप समझें। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि दाय भाग जो है यह आपको जीमूत वाहन की रचना है। दाय भाग दोनों ही यह आपको सिविल विधि यानी सामाजिक कानूनी जो विधि है उसके विषय में बतलाते हैं, दोनों उसी पे से संबंधित हैं। अब यहाँ पे है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, मिताक्षरा व्यवस्था में। अच्छा, यह जो मिताक्षरा है जो आपको विज्ञानेश्वर के द्वारा जो टीका लिखा गया है, तो यह विशेषकर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, जिसमें आप सभी क्षेत्रों में देखते हो तो पश्चिमी भारत के जो भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से यह संबंधित है। और दाय भाग जो है यह विशेषकर आपको पूर्वी भारत वाला क्षेत्र, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में यह सामाजिक विधायन की पुस्तक मानी जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मिताक्षरा व्यवस्था में कि पुत्र पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग प्रणाली में पिता के मृत्यु के बाद ही, अब क्षेत्र आप समझ रहे हो, तो
पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते थे। तो यह स्टेटमेंट सही है और यह इसलिए प्रश्न पूछा है कि अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था बेटियों को भी संपत्ति में उत्तराधिकारी मानने के लिए। तो यह लेटेस्ट है, यह बिल्कुल लेटेस्ट है और इसी कारण इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा। तो आप लोग पॉलिटी पढ़ते होंगे, प्रश्न हिस्ट्री से पूछ दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति से संबंधित मामलों पर विचार कर, देखिए है तो पुरुष के लिए, लेकिन इसमें क्या था कि पुरुष के साथ साथ इसमें महिलाओं को भी भागीदारी दिया जाता था। मान लो कि किसी व्यक्ति का आपको एक बेटा और एक बेटी हो, अगर उसका बेटे की मृत्यु हो गई हो तो फिर उसके उत्तराधिकारी कौन होगा? बेटी होगी। लेकिन अगर उस बेटी का शादी हो गया हो तो वह तब तक उत्तराधिकारी नहीं होगी जब तक कि उसका पति जीवित। अगर वह विधवा होगी तब फिर होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह स्टेटमेंट गलत साबित होता है। अच्छा, दाय भाग व्यवस्था में किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों के संपत्ति संबंधी विचारों, यह सही है। तो इस आधार पर यह स्टेटमेंट गलत है आधा, और इस आधार पर हम लोग देखें तो केवल इसका जो सही उत्तर होगा वह 2 होगा, बी होगा, जहां तक मेरा मानना है। बाकी वेट करेंगे आप लोग भी। एक प्रश्न से कुछ होता तो नहीं है, होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन संभावित उत्तर यही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमला और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। अब देखिए यह प्रश्न आसान है, एक से भी आपको सॉल्व हो रहा है। भवभूति ने, क्योंकि बहुत सारे नाटक की इन्होंने रचना की थी भवभूति ने। अब जैसे मालती माधव, इसके साथ साथ उत्तर रामायण, इन सभी ग्रंथों का क्षमेश्वर, यह भी आपको साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर वास्तुकार तो है नहीं, दार्शनिक है नहीं, जैन साधु है नहीं, नाटककार। तो यह आपको बिल्कुल सही है, यह तीनों ही नाटककार थे। ठीक है, तीनों ही नाटककार थे। बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें प्रश्न है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की। देखिए जहां तक वोटिंग राइट की बात है तो औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत 1909 में दिया गया। 1919 में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब भी अगर इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे, जब भी इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे सभी, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना है। ऐसे भी यह गलत है कि सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार, सभी महिलाओं को मतदान की बात ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था तो इसमें संपत्ति संबंधी योग्यता थी। सभी लोग, आपको वोटिंग राइट पुरुष को तो था ही नहीं, जिनके पास संपत्ति हो वही आपको वोट दे सकते हैं। तो संपत्ति संबंधी योग्यता का निर्धारण किया जा रहा था। तो यह तो ऐसे ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया था। अब विधानमंडल में तो आज तक महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रावधान नहीं, तो ब्रिटिश क्यों देंगे भाई? सोचने की बात है। यह तो आज तक नहीं विधानमंडल में, तो इसलिए यह भी आपको गलत है। तो ये दोनों ही ना तो 1 और ना ही 2, यानी डी इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगले प्रश्न आए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो यह प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान है क्योंकि इसमें कहीं से कोई लॉजिक लगाना आपको था नहीं। यह जैसे 8 अगस्त 1942, तो 8 अगस्त 1942 को, क्योंकि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा वर्धा प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 8 अगस्त 1942 को उसकी पुष्टि की जा रही है और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जा रही है, जिसमें मध्यरात्रि को सभी कांग्रेस के नेताओं को 0 आवर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 अगस्त 1942 से है, तो यह तो बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा चर्चा के लिए मैं कर रहा हूं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए किया, बिल्कुल नहीं। यह 8 अगस्त को नहीं, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा, देखिए 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, लेकिन यह 15 नवंबर 1939 को 1939 जब सरकार के द्वारा यह घोषणा किया जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जा रही है, सेकेंड वर्ल्ड वार की, और सरकार के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि भारत युद्ध में साथ है। तो कहा जाता है कि भाई फिर हम क्यों सरकार में हैं, हम क्यों यहाँ पे मंत्रिमंडल में हैं?
जब हमसे कोई राय विचार ही नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने रिजाइन मारा गांधी के कहने पे। अब यहाँ पे यह तो 1939, अब क्रिप्स प्रस्ताव तो 1942 में आ रहा है। तो यह रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही जैसे क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था कि भाई भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन युद्ध के पश्चात। तो यह तो आपको बहुत 22 मार्च की बात है। तो क्रिप्स प्रस्ताव ऐसे भी असफल हो चुका था, उसके बाद यह सारी चीजें घटित होंगी। तो यह बिल्कुल सही उत्तर इसका ए है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन से अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से जुड़ा है। देखिए इसमें क्या है कि जब गांधी आपको यरवदा जेल में होते हैं, और कब है, जब वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट कर आते हैं और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करते हैं, उसी समय यह उसी से संबंधित यह रचना इन्होंने किया था। तो यह आपको सही उत्तर जो है वह आपका सी होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट में यह है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। अब देखो बिल्कुल यह भी सही है, मुगल काल के संदर्भ में पूछा जा रहा है, और मुगल काल में जब अकबर सत्ता पर आता है तो 1580 ईस्वी में अकबर ने क्या किया कि साम्राज्य को विभाजित किया, किसमें, प्रांतों में। तो साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया। प्रांत किससे, तो प्रांत के नीचे फिर जिला, और जिला के नीचे क्या होता था, तो परगना, जिसे गांवों का समूह कहा जाता था। गांवों का समूह, गांवों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे प्रांत जो है वह प्रांत आपको यानी सूबा, इसके साथ साथ आप जिला, जिला यानी सरकार, और गांव का समूह यानी परगना, परगना। तो इस तरीके से आपको विभाजन किया गया था। अच्छा, यह विभाजन अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था, अकबर के समय में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15, और शाहजहां के समय में प्रांतों की संख्या जो है वह शाहजहां के समय में प्रांतों की संख्या बढ़कर आपको 18 हो जा रही, क्योंकि सिंध उंध को भी मिलाया जा रहा है। और औरंगजेब जब सत्ता पर आता है तो औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या जो है बच्चों, वह औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 20 हो जा रही, दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को मिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछे हुए भी। तो यह भी बहुत आसान था, यानी इसका सही उत्तर सी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। एक प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और मैं इसे टफ नहीं मानूंगा, अगर आप लोग थोड़ा सा करेंट से जुड़े होंगे तब, तो इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी, सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल, जो बाद में बेंतुन महिला स्कूल के रूप में जाना जाता था, पहले वह बेंतुन महिला स्कूल के रूप में जाना जाता था। अब देखो यह आपको कलकत्ता में है, कलकत्ता में। अभी अभी आप 2019 के, अगर जून के 2019 का मैं डेट भी बता रहा हूं, जून के अगर समाचार को सुने होंगे तो उसमें कुछ विवाद उठा था। जैसे कलकत्ता का जो यह जो कॉलेज था, हिंदू महिला कॉलेज, जो बेंथुन स्कूल था, तो उसने यह घोषणा किया था कि एक कॉलम उसने रखा था कि जो भी छात्र हैं जब वह फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक कॉलम होगा संप्रदाय वाले में, वह कॉलम होगा मानवता का, मानवता। अगर आप हिंदू हो तो यानी एक कॉलम आपका हिंदू होगा, एक कॉलम मुस्लिम होगा, एक कॉलम सिख होगा, एक कॉलम क्रिश्चियन होगा, तो इसी तरीके से एक कॉलम मानवता भी होगा। अगर आप किसी धर्म को ना भर के मानवता कॉलम भरते हो, इसको लेकर बड़ा विवाद रहा था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा? थोड़ा सा भी अगर आप करंट से जुड़े रहते तो प्रश्न इससे पूछना ही पूछना था, जैसा कि धौलावीरा। तो यह आपको ईश्वर चंद विद्यासागर, क्योंकि ईश्वर चंद विद्यासागर जो है यह आपको महिला शिक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं के प्रयास से आगे चलकर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जा रहा है, बहुत बड़ा इनका योगदान था, और बाल महिला शिक्षा से जुड़े हुए थे। तो यह पहले आपको इसके सेक्रेटरी थे, बहुत ही गरीबी हालत में इन्होंने पढ़ाई भी की थी, तो इसलिए यह ईश्वर चंद विद्यासागर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखें, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। अब यह जो है यह आपसे प्रश्न पूछा है कि शाहनवाज खां, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसके साथ साथ प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। अब ये तीनों किस लिए याद किए जाते हैं? तो तीनों याद किए जाते हैं, आजाद हिंद फौज के ये अधिकारी थे, और जब
जापान सरेंडर कर देता है, सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था, जब जापान सरेंडर करता है तो ये तीनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको तीनों को लाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। इससे और भी प्रश्न पूछा है लाल किले मुकदमे पे यूपीएससी में, और भी आगे भी प्रश्न पूछा है लाल किला मुकदमा, और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान देना, लाल किला मुकदमा, इससे प्रश्न कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो लाल किला मुकदमा, लाल किला में मुकदमा चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे बचाव पक्ष के वकील सप्रू, काटजू, नेहरू ये सारे रहते हैं। जो नेहरू बहुत दिनों के बाद पहली बार फिर वे वकालत के कोट को पहनते हैं और उस मुकदमे में सुनवाई करते हैं। और बहुत यहाँ पे यह कहा जाता था कि लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज, तो इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था, बड़ा मूवमेंट चला था। आगे चलकर नौसैनिक विद्रोह हो जा रहा है। तो यह आपको आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। यह बिल्कुल सही उत्तर है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लें 18वां प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उद्भव हुआ। पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ भी लोग गलत उत्तर दे देंगे आपको। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उद्भव हुआ, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में यानी मैसूर राज्य अडयार वंश जो था, तो उसी से अडयार वंश को ही सत्ता से हटाकर, और जो यानी मैसूर राज्य के जो शासक थे, तो मैसूर राज्य के यानी जो हैदर अली, तो हैदर अली जब यानी चिक्का कृष्ण राज को हटाकर जब सत्ता पर आ रहा है, और फिर जब टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के द्वारा 1799 में पराजित कर दिया जाता है, मृत्यु हो जाती, तो फिर से एक अडयार वंश को ही सत्ता पे स्थापित किया जा रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य से ही, और विजयनगर साम्राज्य से ही मैसूर का उद्भव हुआ था, जब तालीकोटा के युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हो चुका था। तो यह बिल्कुल सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो एक तो आपका बाहर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो, तो रोहिलाखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी के अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। अहमद शाह दुरानी यानी अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह दुरानी के अधिकृत राज्य क्षेत्र से नहीं हुआ था। रोहिलाखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में, जैसे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब मुगल साम्राज्य में जब मोहम्मद शाह सत्ता पर आता है तो बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होते हैं। उसमें हैदराबाद स्वतंत्र हो रहा है, उसमें आपको कर्नाटक स्वतंत्र हो रहा है, उसमें आपका बंगाल स्वतंत्र हो रहा है, उसमें अवध स्वतंत्र हो रहा है, उसमें रोहिलखंड स्वतंत्र हो रहा है, ये सारे स्वतंत्र राज्य होते हैं। तो यह आपको गलत स्टेटमेंट है। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी के अधिकृत, यानी तीसरा गलत है बच्चों, तो तीसरा आप सीधे निकाल दो बाहर। अब आप 50-50 में आ गए। दूसरा सही है, फिर भी दो ऑप्शन है। अच्छा, हैदराबाद राज्य से आरकोट, हैदराबाद राज्य का गठन कब हो रहा है? आसफ खां के द्वारा 1724 में। अब हैदराबाद राज्य से आरकोट निजामत यानी कर्नाटक के विषय में पूछा जा रहा है, कर्नाटक के विषय में पूछा जा रहा है। देखो, इससे हैदराबाद राज्य से नहीं हुआ था, दक्कन सूबा से दोनों स्वतंत्र हुए थे। जैसे मुगल साम्राज्य में सूबा हमने बताया ना, कि सूबा जो प्रांत होते थे, तो दक्कन सूबे का प्रधान था निजाम। अब उसने क्या किया कि मोहम्मद शाह के समय में 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की घोषणा किया, और उसी समय यहाँ पे आरकोट जो कर्नाटक का जो शासक था, यानी यहाँ पे इसे कहा जाता था सर सूबेदार, कर्नाटक में जो होते थे तो उन्हें आपको सर सूबेदार के नाम से जाना जाए। एक तो यानी सूबेदार हो गया और एक हो गया नायब सूबेदार। तो उस समय आपको कर्नाटक में नायब सूबेदार हुआ करता था, और यह जो कर्नाटक का नायब सूबेदार था सादुल्ला खां था। तो सादुल्ला खां के द्वारा स्वतंत्र आपको कर्नाटक राज्य, जैसे ही इसने हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता की, वैसे ही कर्नाटक का जो सादुल्ला खां था, सादुल्ला खां, इसने भी इससे स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया दक्कन के सूबे से। तो सादुल्ला खां के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी भी घोषणा कर दी जा रही है। तो हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ? नहीं हुआ। तो केवल उत्तर कौन सा होगा? केवल उत्तर बी होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बी होगा। तो यह आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें 19वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे अजंता की गुफा बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। अब देखो, यहाँ पे कल्चर के साथ साथ आपको ज्योग्राफी की जानकारी, यानी प्रश्न कैसा, ट्रेंड कैसा बदला है, यह आप समझो। कि जब भी आप किसी मंदिर को पढ़ो, जब भी किसी आप स्थापत्य को पढ़ो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर
आपको स्तूप हो, चैत्य हो, तो वहां के ज्योग्राफी को भी आपको ध्यान में रखना। कल्चर केवल कल्चर नहीं है, ज्योग्राफी विद कल्चर है। तो कल्चर के साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी। तो यह जो अजंता की गुफा या बाघोरा नदी घाटी में स्थित, अच्छा सांची है मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी वहां से बती है, लेकिन चंबल नदी घाटी में सांची स्थित नहीं है। ठीक है, सांची का स्तूप यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप था। ठीक है, आगे चलकर इसमें देखते हो तो शुंग वंश के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भी इसका तोरण द्वार बनवाया जा रहा है, प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, बहुत सारी कलाकृतियां की जा रही है। अच्छा, पांडुलेना गुफा देव मंदिर, यह पांडुलेना बौद्ध मठ था, यह मंदिर नहीं था। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी में, यह बिल्कुल गलत है। अमरावती स्तूप यह दक्षिण भारत में है। ठीक है, जिसे इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, यह गोदावरी नदी की घाटी में नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ए होगा, कहीं से कोई इसमें डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और इसके साथ साथ आपको पूछा जा रहा है हल्बी, हो और कुई किससे संबंधित है। देखो यहाँ पे आपको एक ही हो, यह आपको जनजातीय भाषा है, जनजाति से संबंधित है। तो पश्चिम भारत का नृत्य रूप, कोई ऐसा नृत्य रूप नहीं है, कोई ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है, कोई ऐसी गुफा चित्रकारी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि जनजातीय भाषा है, एक से ही हमारा उत्तर मिल रहा है प्रीलिम्स में, और क्या चाहिए। तो बहुत ही आसान है यह प्रश्न, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो वहां पे डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी सामान्य तौर पर आसान ही है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने समझा और औसतन मैंने कोशिश किया कि आपको सही उत्तर मैं दे पाऊं, यह जजमेंट आपको करना है, बाकी रिजल्ट आएगा, आपको इंतजार नहीं करना है, जैसे भी हो मेंस की तैयारी में लग जाना है। जिस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं, प्रश्न बहुत टफ थे मेरे अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए तो इस बार का जो कट ऑफ है वह कट ऑफ 46 to 48 जाएगा, 48 से ऊपर नहीं जाएगा, जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते। तो बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही मैं अगर मानूं तो एवरेज वही जाने वाला। इसलिए जिनका भी इस कट ऑफ में आ रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, आप आंसर राइटिंग में लग जाएं, और कहीं भी जो भी आपको उपलब्ध हो पाए वह उनसे आप अपने आंसर को चेक करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को, आपका दिन मंगलमय हो और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।